हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम एक बार मैग्नेट के कारण या एक मैग्नेटिक डायपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लास्ट लेक्चर में हमने एक्सिस पे हमने एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे। आज हम मैग्नेटिक बार मैग्नेट के या डायपोल के मैग्नेटिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। कैसे करेंगे सबको पता है। इसका सेंटर है तो मैग्नेट की हम जो लेंथ लेते हैं वो 2L लेते हैं। M डायपोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैं क्या करूँगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ P। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P जो कि इस सेंटर O पॉइंट से नाम दे देते हैं ना, इस सेंटर O से, इसको S और इसको N रहने दो। इस सेंटर वाले O पॉइंट से, इस सेंटर से ये लास्ट टाइम हमने D लिया था, R लिया था, ये R डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पर है। ये 2L है तो ये भी L और ये भी L हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस पोल से ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा √L² प्लस R², और ये भी हो जाएगा √L² प्लस R²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें याद होगी, एक डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल कह रहा हूँ, पोल स्ट्रेंथ के कारण, एक पोल स्ट्रेंथ M के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो तुम्हें याद होगी। वो कितनी थी, जैसे दोबारा बता दूं, ये M डायपोल है, इससे R डिस्टेंस है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती थी μ0/4π × M अपॉन जितनी दूर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इस वाले पोल स्ट्रेंथ ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाई, मान लो ये दे दी मैंने B1, तो इसने बनाई होगी μ0 × M अपॉन 4π, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। तो वो हो जाएगा √R² प्लस L²। सही है यहाँ तक। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सबको पता है, बार बार बोलता हूँ, पिछले लेक्चर में भी समझाया था। अगर नहीं समझ में आए सिंपल भाषा में समझ लो। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड चलती है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चलती है। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से अवे जाती है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ की तरफ आती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बाहर। तो ये नॉर्थ पोल है। इस नॉर्थ पोल के कारण या इस नॉर्थ पोल वाले पोल स्ट्रेंथ के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो नॉर्थ से अवे जाएगी, इसी लाइन पर नॉर्थ से अवे जाएगी। इसको रब करता हूँ, नॉर्थ से अवे जाएगी। ये बनी B1 मैग्नेटिक फील्ड, ये बनी B1 मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण साउथ की तरफ आएगी तो B2 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इधर को। ये बनी B2, ये बनी B1। समझ में आई। तो B1 इतनी होगी और B2 भी सेम ही होगी, μ0 M/4π √R² प्लस L², √R²। B1 और B2 बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि वैल्यू सबकी सेम है। अब देखो यार, B1 और B2 दोनों एक एंगल पे लग रहे हैं। ये B2 लग रही है, ये B1 लग रही है, दोनों के बीच में एक एंगल है। तो इसका रिजल्टेंट तो ये आएगा, इधर यहाँ से रिजल्टेंट होगा। अब मुझे जब तक इसके बीच का एंगल नहीं पता लगा सकता मैं, तब तक मुझे इसका रिजल्टेंट आएगा, मान लो यहाँ B नेट। मुझे जब यही नहीं पता एंगल कितना है तो मैं वैल्यू निकालनी बड़ी मुश्किल है, मुझे वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एंगल पता करने के लिए मैं मान लूँ कि ये वाला एंगल इस डायपोल के साथ थीटा था, इस पोल स्ट्रेंथ के साथ थीटा था। सही है। मैं यहाँ पर P पे एक परपेंडिकुलर लाइन मारता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब इस और इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये डायपोल, ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट और ये लाइन एक दूसरे के हुए पैरेलल। ये हुई ट्रांसवर्सल। देखो ये रहा मैग्नेट,
वो मैंने अभी अभी पैरेलल लाइन मारी, ये रहा ट्रांसवर्सल काटता हुआ, ये एंगल इसमें है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। समझ में आई बात। दूसरी बात इधर देखो, ये मैग्नेट है, ये एक पैरेलल लाइन इसके मारी गई है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहा ये, तो ये हो गया थीटा। समझ में आई बात। तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, थीटा थीटा एंगल हो गए, कितने हो गए थीटा थीटा। अब मुझे B1 और B2 के बीच में एंगल पता चल गया कितना है, 2 थीटा है। B1 और B2 का एंगल कितना है, 2 थीटा है। तो या तो मैं 2 थीटा को लगाकर बीच में एंगल निकाल दूं, दो है यार पता नहीं तुम्हें, दो मैग्नेटिक क्वांटिटी बीच में एंगल 2 थीटा, तो आंसर करोगे B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 प्लस को 2 cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू तुम्हें पता ना करने में दिक्कत होती है, तो इसका एक और तरीका है, एक और तरीका समझो। ये इसके कारण रिजल्टेंट है, तो इसका एक इस वाले का B1 की एक मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होगी, जिसको मैं B1 cos थीटा बोलूंगा, एक इसके परपेंडिकुलर होगी, ये होगी B1 साइन थीटा, कोई दिक्कत। ऐसे ही B2 की भी एक इधर जाएगी, जिसको बोलेंगे B2 cos थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर आएगी जो आएगी B2 साइन थीटा। समझ में आया। B1 वाले के दो कंपोनेंट, एक B1 साइन थीटा, एक B2 cos थीटा, के ऊपर cos थीटा बनता है जहां थीटा हो, और ये परपेंडिकुलर B1 साइन थीटा। ऐसे ही B2 का भी थीटा वाले पे B2 cos थीटा और इधर B2 साइन थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, B1 साइन थीटा B2 cos थीटा, तो ये तो कट ही जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो रिजल्टेंट तो दोनों इधर ही आए ना, B1 cos थीटा भी इधर, B2 cos थीटा, और यही तो B नेट है। यानी कि B नेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, वो भी कर सकते हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल B1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट करके 2B1 B2 cos थीटा, वो भी मेथड सही है। cos 2 थीटा की वैल्यू नहीं पता मेडिकल वाले बच्चों को, इसलिए ये मेथड बता रहा हूँ। नॉन मेडिकल वाले तो वही मेथड से करेंगे, cos 2 थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है बहुत अच्छे से, क्लियर है। अब B1 और ये B1 और B2 तो सेम आए थे, B1 और B2 तो बिल्कुल सेम आए थे, तो इनको मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई अंडर रूट r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस इंटू कॉस थीटा, है ना। 1 + 1 2 हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएंगे। अब क्या करता हूं मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, PSO इन ट्राइंगल PSO ट्राइंगल लो, और इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दो। ये रहा थीटा, कॉस थीटा होता बेस, बेस रहा ये, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज रहा ये, तो कॉस थीटा कितना आएगा, L बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आएगा L बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लिया, रब कर दूं पक्का। चलो इधर वाला कर देते हैं रब, ठीक है जी। यहाँ के बाद क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब एक बात देखो, ये इसको लग कर दो म्यू नॉट, तो ये 2m इंटू एल क्या होता था, 2l इंटू एम, 2m इंटू एल होता था मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, तो 2m इंटू एल को 2l इंटू एम को मैं कैपिटल M लिख सकता था ना, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह लिख दिया कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसको मैं अंडर रूट हटाकर इसको 1/2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो मैंने क्या कर दिया, उसका भी अंडर रूट, यहां पर तो था ही नहीं ना अंडर रूट, गलती कर दी ना, यहां पर तो 4 पाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही तो था। अच्छा R का स्क्वायर करना था यार, एक गड़बड़ होगी, एक गड़बड़ होगी, जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे थे, सॉरी थोड़ी सी गलती मिस, कमी पूरी कर देना, अपॉन 2 पाई, और ये R का स्क्वायर था, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रखते थे, तो उसका स्क्वायर होकर ये स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना था, तो ये 1 है, ये इसको 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना इसको, तो ये 1/2 लिखूंगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अरे 1 + 1/2 तो 3/2 ही होगा, 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2, ठीक है जी। ओके, तो क्या आंसर आया,
म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल है। आर क्या है? आर क्या है? डिस्टेंस है सेंटर के मैग्नेटिक डायपोल से, जिस पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आर क्या है? हाफ। एल क्या है? मैग्नेटिक डायपोल के सेंटर से एक डायपोल स्ट्रेंथ तक डिस्टेंस है। सही है। एक और बात, स्पेशल केस, अगर कभी कभी आर बहुत 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 ज़्यादा हो जाए तो एल टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, एल रेज टू 0, तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब। ये स्पेशल केस है अगर आर की वैल्यू मीटर में हो और एल की वैल्यू मिलीमीटर में हो। अब ऐसा मत बोलना सर आर की वैल्यू 1 मीटर थी और उसकी वैल्यू 1000 मिलीमीटर थी, तो आपने बोला था कि मीटर में हो मिलीमीटर में हो तो रख दो। अरे मतलब छोटा हो इससे, 1000 मिलीमीटर भी 1 मीटर ही बनता है। तो सर हमने नहीं किया, आपने ही तो बोला था सर मिलीमीटर। वो देख लेना वैल्यू, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत हो तभी लगाना ये, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो। कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो अगर बहुत कम फर्क है तो इसको एल को फिगर स्पेशल केस ही बनता है। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाया है। तो होपफुली इसको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोनों केसेस हैं, इसके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल वैल्यू बेस्ड, उसमें क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन आई तो बहुत सिंपल है। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप इंजॉय करिए, पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।